फरवरी 2026 का आखिरी हफ्ता दुनिया के सबसे व्यस्त पर सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अचानक बंद हो जाता है। वो जलमार्ग जहां से दुनिया के क्रूड ऑयल और एलपीजी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जहाज रुक जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हाथ खींच लेती हैं, वॉर रिस्क प्रीमियम आसमान छूने लगता है और कुछ ही हफ्तों में इंडियन क्रूड बास्केट $120 प्रति बैरल के पार निकल जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की इंपोर्ट कॉस्ट 1600 रुपए से ऊपर चली जाती है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का लगभग 90% और एलपीजी की जरूरत का करीब 60% बाहर से मंगाता है और उसी का सबसे बड़ा सप्लायर इलाका ही जंग की चपेट में आ जाए, तो उस देश पर क्या गुजरेगी। 1973 वाला ऑयल शॉक याद आ जाए या 1991 वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, दोनों की यादें ताज़ा हो जाना लाजमी था। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब असली सवाल खड़ा हुआ कि भारत सरकार ने इस क्राइसिस को संभाला कैसे और कितनी एफिशिएंटली संभाला। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक हिस्सा कहता है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, लेकिन इस तरह का एक जनरलाइजेशन बना देना कि सरकार हर जगह फेल हुई, यह किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस परखने का सही तरीका नहीं है। ये नैरेटिव विपक्ष की पॉलिटिक्स के लिए सही हो सकता है, पर इकोनॉमिक्स के लिहाज से इसे रद्दी से भी अधिक कुछ नहीं माना जाएगा। असली सवाल यह है कि किसी सरकार की एफिशिएंसी, उसके सिस्टम की मजबूती, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी की असली परीक्षा कब होती है। जवाब सीधा है, जब कोई क्राइसिस आती है तभी। नॉर्मल दिनों में जब इकोनॉमी आराम से चल रही हो, तब किसी पॉलिसी का रेजिलियंस टेस्ट नहीं हो सकता। रेजिलियंस का पता तभी चलता है जब स्मूथली चल रही इकोनॉमी को अचानक कोई बड़ा धक्का लगे। वेस्ट एशिया की क्राइसिस ठीक वैसे ही एक धक्का थी, और वो भी ऐसे समय पर जब भारत पिछले 7 से 8 सालों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। और जो इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही हो, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एनर्जी, और वो एनर्जी ज़्यादातर गल्फ से आती है, यानी ठीक उसी इलाके से जहां जंग छिड़ी थी। देखिए, सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थकों और विपक्ष के समर्थकों के बीच ये बहस चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन असली सच्चाई कहाँ छुपी है? वो छुपी है एक्सपर्ट ओपिनियन में, उन माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स में जिनके आधार पर इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि सरकार ने क्राइसिस को कैसे टैकल किया। इसे जज करने के देखिए 3 तरीके हैं। पहला, ये कंपेयर करना कि पहले जब भारत में ऐसी क्राइसिस आई थी तब उसे कितनी एफिशिएंटली मैनेज किया गया। दूसरा, ये देखना कि इसी क्राइसिस के दौरान दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ा और उन्होंने इसे कैसे संभाला। और तीसरा, सीधे माइक्रो फैक्टर्स पर जाना, यानी प्राइस राइज कितना हुआ, किन चीज़ों की सप्लाई बाधित हुई, कौन सी इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई। तो चलिए अब बारी बारी से 3 जाने माने इकोनॉमिस्ट्स की राय समझते हैं, जिन्होंने इसी क्राइसिस पर अपने अपने अखबारों में विस्तार से लिखा है। सबसे पहले बात सचिन कुमार शर्मा की, जो RIS यानी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के डायरेक्टर जनरल हैं। उन्होंने देखिए द हिंदू में लिखे अपने आर्टिकल में सीधे नंबर्स के जरिए तस्वीर साफ की है। उनके मुताबिक इस क्राइसिस के दौरान भारत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 7.5% बढ़ी। यही आंकड़ा जर्मनी में करीब 14%, यूके में 19%, अमेरिका में 45%, पाकिस्तान और फिलीपींस में 50% से ज़्यादा, और म्यांमार में तो लगभग 90% तक पहुंच गया। डीजल की बात करें तो यूएई में कीमतें करीब 85% तक उछली, जबकि भारत में सिर्फ 8% की बढ़त हुई। घर के एलपीजी सिलेंडर की कीमत भारत में 942 रुपए पर टिकी रही, और उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों के लिए तो सिर्फ 642 रुपए, जो पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से भी सस्ती थी। शर्मा जी का कहना है कि ये आंकड़े किस्मत से नहीं आए, बल्कि इसके पीछे एक डेकेड की एनर्जी प्लानिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बढ़ती रेन्यूएबल कैपेसिटी, बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और मजबूत रिफाइनिंग कैपेसिटी का हाथ है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडियन नेवी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ये सारे मिलकर एक साथ काम कर रहे थे ताकि सप्लाई और लॉजिस्टिक्स पर लगातार नजर रखी जा सके। उनके मुताबिक असली चुनौती सिर्फ महंगे तेल को मैनेज करना नहीं था, बल्कि उस ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन को घर तक महंगाई और सामान की कमी के रूप में पहुंचाने से रोकना था, और इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी।
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 30 जून तक करीब 74,781 करोड़ रुपए का घाटा उठाया ताकि आम आदमी की जेब पर पूरा बोझ ना पड़े। दूसरी इकोनॉमिस्ट है अशीमा गोयल, जो IGIDR यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर एमिरिटस हैं और रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं। देखिए, उन्होंने द हिंदू बिजनेस लाइन में लिखे अपने कॉलम में एक दिलचस्प बात कही है कि 2020 के दशक में एक वाक्य बहुत आम हो गया है, इंडिया हैज़ डन बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी भारत हमेशा उम्मीद से बेहतर करता है। असीमा जी के मुताबिक इसकी 3 ठोस वजह हैं। पुराने तरह के ग्लोबल शॉक्स का असर अब पहले से कम हो गया है, इकोनॉमी में डाइवर्सिटी आ गई है जो एक वॉलेटाइल दुनिया में प्रोटेक्शन देती है, और पॉलिसी बनाने की क्षमता और डिज़ाइन दोनों बेहतर हुए हैं। वो लिखती हैं कि भारत आज भी अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन एनर्जी और इंपोर्ट सोर्सेज की डाइवर्सिफिकेशन और बड़ी डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी ने ऑयल शॉक्स का असर काफ़ी कम कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 4 महीनों में लिए गए कई बड़े फैसले, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना, कोल की क्लीन गैसिफिकेशन, सिटी गैस पाइपलाइंस के लिए रेगुलेशन, इन सब ने आगे चलकर शॉक को झेलने की क्षमता को और मजबूत किया। एक दिलचस्प आंकड़ा उन्होंने ये भी दिया कि इसी दौरान रुपये का रियल एक्सचेंज रेट अप्रैल में 13 साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था, यानी दबाव पूरी तरह टला नहीं था। फिर भी उसके बाद तेजी से रिकवरी हुई और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बड़े सरप्लस की तरफ बढ़ने लगा। उनका यह भी कहना है कि ये खराब मॉनसून भी भारत की धारणा को हिला सकता था। एल नीनो के अनुमानों ने महंगाई की आशंका भी बढ़ाई थी, लेकिन जुलाई में बारिश लौटने से वो खतरा भी टलता दिखा। और अब एक और इकोनॉमिस्ट, वंदना हरी, जो वंदा इनसाइट्स की फाउंडर हैं, एक सिंगापुर बेस्ड फर्म जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर काम करती है और जिन्हें ऊर्जा बाजारों का 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखे अपने आर्टिकल में सबसे डिटेल्ड नंबर्स दिए हैं। उनके मुताबिक जब फरवरी के आखिर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रभावी रूप से बंद हुआ तो भारत का क्रूड इंपोर्ट मार्च अप्रैल में गिरकर 4.7 से 4.8 मिलियन बैरल्स पर डे तक आ गया, जबकि जनवरी मार्च के दौरान ये औसतन 5.3 मिलियन बैरल्स पर डे था। लेकिन मई जून तक ये फिर से 5 मिलियन बैरल्स पर डे के ऊपर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि जून में रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बनकर उभरा, करीब 2.56 मिलियन बैरल्स पर डे के साथ, यानी उस महीने भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा। वंदना जी के मुताबिक भारत आज कम से कम 41 देशों से क्रूड इंपोर्ट करता है, जबकि सिर्फ 12 साल पहले ये आंकड़ा सिर्फ 27 देशों का था। उन्होंने ये भी लिखा कि जब जंग शुरू हुई तब रिफाइनर्स के पास पहले से करीब 190 मिलियन बैरल्स का कमर्शियल रिजर्व मौजूद था, यानी देश की करीब 35 कंट्रीज की जरूरत जितना। इसके अलावा जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने का निर्देश दिया गया, जिससे रोजाना प्रोडक्शन 35,000 मीट्रिक टन से बढ़कर एक हफ्ते के भीतर 54,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वंदना जी बताती हैं कि कम से कम 10 इंडियन फ्लैग्ड जहाज़ों ने, जिनमें 9 एलपीजी और 1 क्रूड कार्गो लेकर मार्च से मई के बीच सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया, और इसके पीछे ईरान के साथ चुपचाप की गई डिप्लोमेसी का बड़ा हाथ था। वो ये भी बताती हैं कि भारत के पास फिलहाल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी है, और एक फेज 2 एक्सपेंशन के तहत आगे 6.5 मिलियन मीट्रिक टन यानी करीब 47.5 मिलियन बैरल्स और जोड़े जाने की योजना है, ताकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मानक के हिसाब से 90 दिनों का इंपोर्ट कवर हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, अगर तीनों इकोनॉमिस्ट की राय को साथ रख कर देखें तो एक चीज बार बार सामने आती है कि भारत ने इस क्राइसिस को बिना किसी बड़ी अफरा तफरी के मैनेज किया, लेकिन ये किसी एक मैजिक ट्रिक से नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, रिफाइनिंग कैपेसिटी, डिप्लोमेसी और अलग अलग मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन का हाथ है। साथ ही ये भी सच है कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ा, और आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोबारा तनाव बढ़ने का खतरा अब भी बना हुआ है। तो सिर्फ यह कह देना कि सरकार हर जगह फेल हुई, या ये कह देना कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहा, दोनों ही बातें पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। असली तस्वीर इन्हीं नंबर्स में, इन्हीं माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स में छुपी है, जिन्हें एक्सपर्ट्स अपने डेटा और एनालिसिस के जरिए हमारे सामने रखते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरे मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।